जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं मुकेश कुमार आज के इस वीडियो में सिखलाने वाला हूं रेलवे का क्वेश्चन, वो भी मैथ का। रेलवे ने पिछले बार जितना क्वेश्चन पूछा है रेलवे ग्रुप डी में, वो सभी क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आते हैं और प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन आपको मिलता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह आज 9वां वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 8 वीडियो ऑलरेडी बना करके डाल चुका हूं। आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। एक एक करके देखिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ आप सीख पाइएगा, क्योंकि रेलवे जो है उसी पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका पैटर्न क्लियर होगा, यानी कुछ ही क्वेश्चन पढ़ करके आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर के हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है कि नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 और 20 घंटे में भरते हैं। ए नल भरता है 5 घंटा में, जबकि बी नल भरता है 20 घंटा में। नल सी भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। एक नल सी है, यह खाली करने वाला है, जो कि 10 घंटा में खाली कर देता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, 2 भरने वाला नल है, इसको प्लस से सूचित करेंगे और एक माइनस से सूचित करेंगे सी को, क्योंकि यह खाली करने वाला है। तीनों का एलसीएम लीजिए तो 5, 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 20 से कम 20, 10 दूनी 20। यहाँ से देखिएगा कि ए का क्षमता कितना है, तो 4 लीटर प्रति घंटा भरने का है। बी का क्षमता है 1 लीटर प्रति घंटा भरने का, जबकि सी का क्षमता है 2 लीटर प्रति घंटा खाली कर देने का। तो यहाँ पे देखिए कि तीनों नल को जब खोला जाएगा तो नल ए और बी भरेगा, जबकि सी क्या करेगा, खाली करेगा। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो कितना देर में भर जाएगा, तो देखिए 20 लीटर का टंकी है ना, 20 लीटर का टंकी है और उसमें भरेगा 4 + 1 - 2 के हिसाब से, तो 20 बटा में 4 1 5, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3, यानी 20/3 घंटा में टंकी भर जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लोगों से एसआई पूछा है। एसआई बराबर क्या होता है, P × R × T बटा में 100, और एसआई निकालना ही है। P दिया हुआ है, यानी मूलधन दिया हुआ है, कितना है इसका, 1600। रेट है 7.25, तो 725 लिखेंगे और बटा में दशमलव हटा करके 100 हो जाएगा। गुने टाइम कितना है, तो 10 है, 10 लिख देंगे। और गुना देखिएगा दोस्तों, 100 पहले से है, 100 तो ये पॉइंट हटाने के लिए लिखे हैं, यानी पॉइंट हटा करके 100, और 100 तो सूत्र में ही है। अब इसको काट कूट करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 50 25, 145 बार में। 2 से काटेंगे तो 2 8 16, यानी 8 × 145। गुना कीजिए, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36 के 6 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 11, यानी 1160 रुपये इसको क्या मिल जाएगा, तो एसआई मिल जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर, कि एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर
निवेश करने से एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित होता है। धनराशि क्या है? यानी इसका मूलधन निकालना है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 4% क्या है, तो 4% वार्षिक है। 4% क्या है? वार्षिक है। जबकि समय अर्धवार्षिक समायोजित किया जाता है, तो आपको दर को भी क्या करना होगा कि अर्धवार्षिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यह वार्षिक है। आप जानते होंगे कि एक वर्ष में 4% लिया जाता है, और अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? प्रत्येक 6 महीना पर होता है। तो एक साल में कितना अर्धवार्षिक? 2 अर्धवार्षिक, तो 2 से इसमें आपको भाग देना होगा। 2% प्रति अर्धवार्षिक, 2% अर्धवार्षिक रेट लग रहा है, तो 2% बराबर हो जाएगा 1/50। 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब दोस्तों समझिएगा कि 50 रुपया इसका मूलधन होगा, P होगा, और ऊपर वाला ब्याज होता है A साइड। ठीक है। अब ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन होगा। यानी इसको जोड़िएगा तो 50 1 51, यानी 50 रुपया में 1 रुपया ब्याज होता है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 51 रुपया हो जाएगा, और बटा में 50। अब दोस्तों समझिएगा यहाँ पर कि एक वर्ष का जिक्र किया गया है और अर्धवार्षिक संयोजित करना है। तो अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? वर्ष में 2 बार आता है अर्धवार्षिक, यानी 6-6 महीना पर। तो एक साल में कितना बार अर्धवार्षिक आएगा? 2 बार आएगा। तो 2 बार आएगा तो 2 पावर चढ़ा दीजिए इस पर, यानी 51 का भी स्क्वायर और 50 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि 51 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 एकम 1, 5 एकम 5 दूनी 10 के 0, 50 25 1 26, यानी 2601 आ जाएगा। और 50 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2500 होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 2601 यूनिट जो हो जाता है वह मिश्र धन होता है। तो देखिएगा कि 2601 यूनिट हो गया, लेकिन हो जाता है कितना? तो हो जाता है दोस्तों 78,030 रुपये। 78,030 रुपये हो जाता है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे कि काटेंगे। इसको जब काटिएगा ना तो 30 बार में यह कट जाएगा। 2601 से इसको काटिएगा तो 30 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? तो 30 आ गया। हम लोगों से पूछा गया कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन। तो मूलधन कितना है? 2500 यूनिट है। तो 2500 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 2500 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 30, तो 2500 बराबर कितना हो जाएगा? 2500 गुने 30, 25 तिहाई 75 पर 3 0, यानी 75,000 रुपये। 75,000 रुपये इसका क्या निकल गया? तो मूलधन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर आकार की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि एक फर्श है और उसका लंबाई चौड़ाई दे रखा है। माने चलिए इस प्रकार का एक फर्श है और इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, जैसे ABCD। तो आयताकार यहाँ पे हॉल का फर्श है ना। लंबाई इसका है 16 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। जबकि एक ईंट का जो लंबाई चौड़ाई है वह प्रत्येक ईंट का, जैसे मान के चलिए एक छोटा सा ईंट है, इतना बड़ा बड़ा है, तो इसका 20 सेंटीमीटर लंबाई है, जबकि 10 सेंटीमीटर चौड़ाई ईंट का। तो कितना ईंट इसमें बिछाया जा सकता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। यानी इसके बीच में कितना ईंट जो है उसको बिछाया जाएगा। तो समझिएगा दोस्तों कि ऐसा प्रश्न जब भी आए तो क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। और फर्श के क्षेत्रफल में आपको क्या करना है कि एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग देना है, तो ईंटों की संख्या निकल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों कि कुल
ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल और बटा में ईंट का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बटा में ईंट का क्षेत्रफल। तो दोस्तों समझिएगा कि फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 16 मीटर बराबर 1600 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिएगा कि 1000, क्योंकि आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 1000 गुने 1600 अब बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 20 गुने 10 या 10 गुने 20 कीजिए। अब इसको काट दीजिएगा तो कुल ईंटों की संख्या यहाँ से निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 गुने 1000 यानी 8000, यानी कुल 8000 ईंट की आवश्यकता होगी इस फर्श पर बिछाने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, a माइनस 1 बटा a बराबर 7, तो पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों समझिएगा कि यदि a माइनस 1 बटा a बराबर कुछ दिया हुआ रहे और पूछा जाए a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए x क्या कहलाएगा, तो x a वाला कहलाएगा 7, यानी 7 जो है ना x कहलाएगा। जैसे में यहाँ पे समझिएगा कि a माइनस 1 बटा a बराबर अगर x हो तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों x का वैल्यू क्या है, तो 7 है ना, x के जगह क्या है तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर अब प्लस 2, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 2 यानी 51, आपका आंसर हो जाएगा 51। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था, ये 6ठा होगा। देखिएगा कि यदि a धनात्मक है और a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर 7 हो, तो पूछा गया हम लोगों से कि a क्यू प्लस 1 बटा a क्यू बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इतना का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोई सूत्र पे सेट करते हैं। अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर, अगर हम इधर भी 2 जोड़ देते हैं और इधर भी 2 जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों तरफ हम 2 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर का नियम। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको गुना a गुना 1 बटा a लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जब a से a कट जाएगा तो फिर इतना ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक सूत्र पे यह आ गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का होता है, यानी a प्लस b का वैल्यू कितना 1 बटा a, इसका होल स्क्वायर का सूत्र होता है, बराबर में 9। देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी a प्लस 1 बटा a बराबर कितना तो 3। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जब a प्लस 1 बटा a बराबर 3 हो, चाहे कुछ भी दिया हुआ रहे, तो a क्यू प्लस 1 बटा a क्यू बराबर हो जाता है
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये हो जाता है आपका ए क्यू माइनस 3a होता है, ए क्यू माइनस 3a होता है। तो ए क्यू बराबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए a है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि x कर देते हैं। चलिए एक्स क्यू माइनस 3x होता है, 3x होता है। यानी ये जो आया ना 3 जो है x का वैल्यू है, यानी a प्लस 1 बटा a बराबर अगर x हो, x के जगह कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी, और आपसे पूछा जाए कि ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स क्यू माइनस 3x होगा। तो एक्स क्यू यानी 3 का क्यू, एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का क्यू माइनस 3 गुने 3, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 3 गुने 3 9, 27 में से 9 घटाइएगा तो 18 बचेगा, और 18 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है। तो आप जानते होंगे दोस्तों साइन बदलता है किस में, तो कॉस में बदलता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। यानी पूरक कोण या कोटि पूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, तो उसमें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइन बदलता है किस में, कॉस में बदलता है, कॉस भी साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, या कोसेक सेक में बदलता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है फार्मूला भी, तो फार्मूला भी पूछ देता है, और देखिए पूछा हुआ है कि नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर 6 हो एवं 0 डिग्री से बड़ा या बराबर x और x से बड़ा या बराबर 90 डिग्री हो, तो x बराबर क्या होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि सेक को tan में बदल देते हैं। तो आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह x है तो x लगा करके लिखेंगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस में 2 tan स्क्वायर x है, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, बराबर में 6 है। 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x बराबर 6। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 6 इधर 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 6 में से 3 घटा दीजिएगा तो 3 बचेगा। और देखिए 3 tan स्क्वायर x में से 2 tan स्क्वायर x घट जाएगा तो एगो tan स्क्वायर x बचेगा, यानी tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 3, यानी 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर जब हटाते हैं तो क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है, तो tan x बराबर हो जाएगा √3। तो देखिएगा दोस्तों कि tan कितना का मान √3 होता है, तो √3 के लिए हम लिख सकते हैं, देखिए tan x बराबर tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना √3 होता है, इतना लिख सकते हैं हम लोग, √3 बराबर क्या tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा है क्या कि x का वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे tan से tan कैंसिल कर दीजिए, है ना, तो x बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, है ना,
x बराबर 60 डिग्री। और देखिए x बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री रखिएगा तो देखिए तो 0 से बड़ा 60 डिग्री और 90 से छोटा भी है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1, 2, -4, -3 और 4, 1 हो। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण का मान ये दे दिया है, यानी तीनों का निर्देशांक जो है वह दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखने का एक तरीका है कि 1/2 इंटू दोस्तों एक ट्रिक इसका याद रखिएगा क्षेत्रफल ध्यान में रखने का। तो देखिएगा 123, 231 और 312, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आखिर यह होता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे समझिए, ये शुरू वाला आपका x होता है ना, और ये दोनों आपका y होता है, ये दोनों जो है y होता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि बीच बीच में माइनस माइनस लगा देना है ना। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी निर्देशांक का बात किया जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या होता है कि ध्यान में नहीं रह पाता है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है 123, 231 और 312। अब यहाँ पे देखिए कि इसको अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे और कैसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कि ए वाला जो होता है ना हमेशा x होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए x2 इंटू y3 माइनस y1, इसके बाद देखिएगा कि x3, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे x3 इंटू y1 माइनस y2। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि सूत्र को ध्यान में रख सकते हैं। कैसे? तो आपको ध्यान में रखना है कि 123, 231, 312। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि आप जानते होंगे निर्देशांक में कि ये जो वैल्यू होता है, ये पहला जो होता है यह x का वैल्यू होता है, ये वाला x का वैल्यू होता है, और ये हो जाएगा आपका y1, y2 और y3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x1, x2, x3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जहाँ जहाँ x1 जिसका वैल्यू रखना है यहाँ पे रखिए। x1 का वैल्यू कितना है? तो 1 है, तो 1 इंटू y2 कितना है? तो y2 है -3 और माइनस में y3 कितना है? तो 1 है, तो 1 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सूत्र के अनुसार, प्लस x2 कितना है? तो -4 है, -4 इंटू y3 कितना है? तो y3 है 1, और यहाँ पे देखिए कि y1 कितना है? तो 2 है, यानी -2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है? तो x3 4 है, इंटू y1 कितना है? तो y1 है 2, और y2 कितना है? तो y2 है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3, 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि -3 और -1 तो -4 हो जाएगा, तो -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 ही होगा। यहाँ पे समझिएगा कि -2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि ये प्लस में आपका 3 और 2 5, 5 चौके 20,
इतना आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 गुना अंदर कितना बच गया, 20 बच गया है। 2 से इसको काटेंगे, 2 दहाई 20, यानी 10 इकाई, 10 वर्ग इकाई आपका क्या हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब न होने की प्रायिकता का पता करें। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 100 पेन है और 100 में से 8 को खराब है, तो 92 को सही होगा, है ना, 92 को सही होगा। तो एक पेन निकालना है, उसका प्रायिकता क्या होगा, तो 92/100। अगर एक कटने वाला होता है तो हम लोग काटते हैं, क्योंकि सही पेन निकालना है, खराब को हटा देना है ना। अब 100 में से 92 पेन सही है, अब इसी में से कोई ना कोई एक पेन निकलेगा, तो इसको काटिएगा तो 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी 23/25, यानी एक सही पेन होने का प्रायिकता जो होगा वह कितना हो जाएगा, 23/25 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन मिलते रहेगा। शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।